ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि बीसीजी का बिजनेस कैसे वर्क करता है। बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो हमको जानना होता है, क्योंकि पैसा हम बिजनेस पे लगाते हैं ना कि शेयर प्राइस पे। ठीक है, तो हम जानते हैं पहले सिंपल लैंग्वेज में कि बीसीजी का बिजनेस कैसे वर्क करता है। तो अब मान के चलिए ये एक होर्डिंग है, तो होर्डिंग का कोई मालक है, ठीक है, ओनर बोलते हैं जिसे हमें। तो अब ये क्या करता है, ये बंदा देखता है कि होर्डिंग तो खाली है, तो ये क्या करता है, ये बंदा ओनर के पास जाता है होर्डिंग के, और पूछता है कि आप कितना चार्ज करते हो। तो वो बोलता है मैं 200 रुपया चार्ज करता हूँ। ठीक है, तो अब ये बंदा क्या है, ये एज ए एजेंट का काम करता है। क्या करता है, एजेंट का काम करता है। तो ये क्या करता है, ये सामने वाले बंदे के पास जाता है, बोलता है तेरे को एडवर्टाइज लगाने की थी ना, ये वाले बंदे को एडवर्टाइज लगाने की थी। तो वो बोलता है एडवर्टाइज तू लगा, तेरे से हम 300 रुपये चार्ज करेगा। तो यानी क्या हुआ, बीच वाला बंदा 100 रुपया चार्ज ले रहा है। कितना ले रहा है, 100 रुपया। तो अब हम समझेंगे ये एडटेक के लैंग्वेज में कि कौन क्या क्या कर रहा है, कौन मेन मेन रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब ये होर्डिंग लग गया, उस एडवर्टाइजर का होर्डिंग लग गया, जो दिख रहा है ना आपको, फिल्टोक्रेट्स फीस 6,600 फॉर 6 मंथ, 2 मंथ ट्रेनिंग और 4 मंथ सपोर्ट। ठीक है, ये उसका एडवर्टीजमेंट लग गया अभी। तो ये बंदे को, एजेंट को 300 रुपया पे करेगा, और ये बंदा, ये होर्डिंग ओनर को 200 रुपया पे करेगा, यानी इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपया। अब जानते हैं कि इसमें एडटेक के जरिए से कौन कौन क्या रोल प्ले कर रहा है। अब ये होर्डिंग वाला जो ओनर है वो पब्लिशर है। क्यों पब्लिशर है, क्योंकि वो अपने होर्डिंग पे एड पब्लिश कर रहा है। क्या कर रहा है, वो अपने होर्डिंग पे एड पब्लिश कर रहा है, ध्यान में रखिए। ठीक है, अब ये बीसीजी है, जो बीच वाला एजेंट था ना वो बीसीजी है। ठीक है, वो पब्लिशर और एडवर्टाइजमेंट के बीच का टूल रहता है एडटेक के जरिए से। तो ये एजेंट है इस जरिए में। ठीक है, और ये एडवर्टाइजर है, कौन, जिसका एड यहाँ पे लगा है ना वो एडवर्टाइजर है। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हम जानते हैं कि अभी का जो बेसिक एड था, यानी अभी जो पहले के जमाने का एडवर्टाइजमेंट था प्रो कोविड में, तो उसमें क्या था कि एडवर्टाइजर सीधा पब्लिशर के पास जाते थे। और समझो ये सैमसंग वाला है, और ये जा रहा है कौन से, तो बड़े इकोनॉमिक्स टाइम वाले के पास, और बोलता है कि ये सैम एडवर्टाइजर बोलता है कि जो सैमसंग वाला, ये बोलता है कि मेरे को इकोनॉमिक्स टाइम पे एड आपके डालना है। तो पब्लिशर बोलता है ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, इसका मैनेजमेंट का जो लीडर है वो जाएगा ये पब्लिशर के लीडर के पास, और वो मीटिंग्स अरेंज करना पड़ता है उसके लिए, इतना इजी नहीं रहता है। तो वो मीटिंग्स अरेंज करवाना, उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करवाना, तो ये बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग है। तो एडवर्टाइजर अब अलग जरिए से जा रहे हैं जिसे बोलते हैं प्रोग्रामेटिक मार्केटिंग, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट। तो वो क्या होता है, यानी वही बीसीजी कर रहा है, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट जो है वो ही बीसीजी कर रहा है। तो वो क्या होता है, तो ये आपको सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। अब हम देखते हैं कि एडटेक लैंग्वेज में ये क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, ये द सीटल टाइम्स, ये BBC.com, ये ESPN.com, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये जो है ना, ये बीसीजी के पब्लिशर से। अभी आपको मैंने समझाया पब्लिशर कौन होते हैं, जो होर्डिंग वाला था ना, जो होर्डिंग के एड लगाता है अपने, वो पब्लिशर था इस चीज में। ये अपने वेबसाइट पे एड दिखाने वाले, तो ये कौन हुए, पब्लिशर हुए। ये एड दिखाने वाले हैं अपने वेबसाइट पे एडवर्टाइजर्स की, तो ये कौन हुए, पब्लिशर्स, ध्यान में रखिए। तो इस चीज में न्यूयॉर्क टाइम्स, सीटल.com, बीएस, ये सभी बीसीजी के पब्लिशर्स है, ध्यान में रखिए। ओके, तो इस चीज में एडवर्टाइजर कौन कौन है, डिज्नी है, कोको कोला है, सैमसंग है, सोनी है, सीटी है। ठीक है, अब एडटेक की दुनिया में कैसे करता है काम, देखिए। इसमें एक एसएसपी करके रहता है, सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म। तो पब्लिशर क्या करते हैं, यहाँ पे अपना सप्लाई जो रहता है ना वो देते हैं, सप्लाई कितना है ना, इन्वेंट्री, उसका सप्लाई का इन्वेंट्री यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अब एड एडवर्टाइजर क्या करते हैं, अपना डिमांड का इन्वेंट्री बता देते हैं, और ये बीसीजी क्या करता है, इन्वेंट्री खरीद लेता है पहले से ही। किसकी, यानी क्या है, उसको एड दिखाने का बोले तो इन्वेंट्री रहता है, यानी ये
ये टाइम पे ये लोकेशन पे आपके वेबसाइट पे मैं ऐड दिखाने वाला हूँ, तो वो इन्वेंट्री जो रहता है इतने इतने दिन के लिए वो खरीद लेता है। कौन खरीदता है इसमें? बीसीजी खरीदता है। ठीक है, इसमें कौन खरीदता है? बीसीजी खरीदता है, ध्यान में रखिए। ठीक है, समझे? तो यहाँ पे पब्लिशर अपना सप्लाई साइड से इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे डिमांड साइड से कौन? एडवर्टाइजर अपना डिमांड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी बीसीजी काम कैसे करता है, चलो आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं। तो बीसीजी क्या करता है, अभी समझो एडवर्टाइजर है, कोई भी एडवर्टाइजर लीजिए बीसीजी का, कोको कोला है समझो। तो कोको कोला क्या करेगा, उसको कौन से प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले कैसा करना है, प्लेटफॉर्म बोले तो उसको डिस्प्ले करना है क्या, ऐड करना है समझो। उसको ऑडियो दिखाने का है क्या, दिखाना है। उसको सोशल पे दिखाने का है क्या, दिखाना है। मोबाइल मोबाइल पे दिखाने का है क्या, दिखाना है। वीडियो पे दिखाने का है, वीडियो दिखाना है, दिखाना है। मेल करना है, करना है। सर्च करना है, ये सभी चीज उसको समझो कोको कोला को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेगा कोको कोला, अपना सेगमेंट कौन सा है वो सेगमेंट चूज करेगा। फिर टारगेट ऑडियंस कौन सा है, समझो अभी टारगेट ऑडियंस उसका 15 से 40 की उम्र के लोग है, 40 की उम्र के ऊपर वाले नहीं पीते रहेंगे कोको कोला, तो ऐसे वो टारगेट ऑडियंस चूज करेगा। अपना लोकेशन जहां पे वो ऐड दिखाना चाहता है, तो वो लोकेशन चूज चूज करेगा। अपना टाइम, यानी कौन से टाइम में वो ऐड दिखाना चाहता है वो चूज करेगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, कौन से डिवाइस पे ऐड दिखाना है, तो समझो उसको डेस्कटॉप पे दिखाना है, मोबाइल पे दिखाना है, टैब पे दिखाना है, उसको स्मार्ट टीवी पे दिखाना है, ये सब में वो दिखाएगा। ठीक है, तो उसने ये चूज किया। अभी कोको कोला ने अपना काम कर दिया, अभी आगे काम क्या करता है बीसीजी, तो बीसीजी का क्या काम है, ये सब कोको कोला ने चूज करने के बाद बीसीजी वो टारगेट ऑडियंस तक उसका एड पहुंचाती है, तो बीसीजी उसके पैसे लेती है। ठीक है, बीसीजी वो टारगेट ऑडियंस तक उसका ऐड पहुंचाती है, तो बीसीजी उसके पैसे लेती है। जैसे आपने देखा कि बीसीजी क्या रहता है, बीसीजी का टूल क्या करता है, पब्लिशर और एडवर्टाइजर के बीच का टूल एक्ट करता है। ठीक है, पब्लिशर क्या करता है, सप्लाई सप्लाई की इन्वेंट्री पैदा करता है, और ये क्या करता है, एडवर्टाइजर क्या करता है, डिमांड वाली इन्वेंट्री क्रिएट करता है। और दोनों का जो ट्रेडिंग होता है ना, तो उसका टूल जो रहता है वो बीसीजी का रहता है। ठीक है, समझे? तो वो दोनों मैच करके कौन सी पब्लिशर पे कितना ऐड जाना चाहिए, कितना टारगेट ऑडियंस रहना चाहिए, कौन से टाइम पे जाना चाहिए, ये सब बीसीजी करता है। ओके, अभी ये इसने सिलेक्ट किया ना, तो आगे आगे कौन से पब्लिशर के पास लेके जाने का है ना, ये बीसीजी का काम है। ठीक है, तो मेनली बीसीजी का काम ऐसे वर्क करता है। अब बीसीजी के बिजनेस मॉडल, यानी बीसीजी को पैसा कहाँ से आता है, अभी बीसीजी ये तो कर रहा है ठीक है, लेकिन उसको पैसा तो आना चाहिए, बराबर। तो बीसीजी का पैसा बेसिकली कॉस्ट पर इंप्रेशन आता है, यानी क्या, अभी 1000 इंप्रेशन गिरे तो उस पे से बीसीजी को पैसा आएगा। कॉस्ट पर क्लिक, यानी समझो एड पर क्लिक किसी ने किया तो उसका पैसा बीसीजी को आएगा। कॉस्ट पर एक्विजिशन, यानी वो एड देखने के बाद वो कस्टमर ने वो प्रोडक्ट लिया, समझो अभी हम देखते हैं ना यूट्यूब पे ऐड देखते हैं, एग्जांपल यूट्यूब पे समझो कोको कोला का ऐड आता है, तो वो कोको कोला के ऐड पे आपने क्लिक किया तो बीसीजी को पैसा जाएगा। उस वो ऐड देखने के बाद आपने वो कोको कोला लाया तो बीसीजी को पैसा जाएगा। तो हर एक चीज डिपेंड करती है, तो उसे बोलते हैं सीपीआई, सीपीसी, सीपीए, ये 3 बीसीजी के बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है, अब आगे देखते क्या है उसका अर्निंग्स देखते हैं। अब जाएंगे हम बिजनेस के अर्निंग्स बीसीजी के। तो पहला हम पिछले साल का देखेंगे, और फिर ये साल का देखेंगे कि बीसीजी का अर्निंग कैसे होने वाला है। पिछले साल का देखा जाए, टॉप लाइन बोले तो सेल्स, बीसीजी के टोटल सेल्स लास्ट ईयर 2855 करोड़ थे। कितने थे? 2855 करोड़। और बॉटम लाइन बोले तो प्रॉफिट, बॉटम लाइन बोले तो प्रॉफिट वो 483 करोड़ था। कितना था प्रॉफिट, कितना था? 483 करोड़। अब ये साल का देखते हैं, तो ये साल का 2021 और 2022 का बिजनेस का उसका टॉप लाइन सेल्स रहेगा 5000 करोड़। कितना रहने वाला है? 5000 करोड़। अभी Q4 का रिजल्ट आना बाकी है। और बॉटम लाइन बोले तो प्रॉफिट, बॉटम लाइन कितने होने वाला है? 1000 करोड़। यानी लगभग आप देख सकते हो क्या, पिछले साल के मुकाबले लगभग 74% ग्रोथ है उसके सेल्स में, बोले तो रेवेन्यू में, टॉप लाइन में। और बॉटम लाइन में 107% ग्रोथ है। कितना है? 107% ग्रोथ है
बीसीजी के बॉटम लाइन में होने वाली है, क्योंकि अभी Q4 के रिजल्ट पेंडिंग है, लेकिन कंपनी ने अपना आउटलुक बताया था, तो वो अभी तो 2 क्वार्टर के रिजल्ट एज पर आउटलुक आए हैं, तीसरा क्वार्टर का रिजल्ट भी एज पर आउटलुक आने वाला है, तो लगभग वो 1,000 करोड़ के प्रॉफिट करने वाला है, और लगभग वो सेल्स करने वाला है 5,000 करोड़। यानी उसकी ग्रोथ बहुत ही शानदार होने वाली है, और एडटेक सेक्टर ही बूम हो रहा है, तो उसकी ग्रोथ भी शानदार ही होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अभी हम क्या देखेंगे कि बीसीजी के स्ट्रेंथ क्या है, मेनली बीसीजी का स्ट्रेंथ क्या है। अभी बीसीजी का हमने जैसे देखा टॉप लाइन बॉटम लाइन, टॉप लाइन बोले तो सेल्स होता है उसका रेवेन्यू, बॉटम लाइन बोले तो प्रॉफिट। तो बीसीजी का टॉप लाइन 74% से ग्रो हो चुका है, ईयर ऑन ईयर होने वाला है। यानी आप सोच सकते हैं कि ग्रोथ कितनी बड़ी हो रही है। और बॉटम लाइन तो लगभग 100% से ज्यादा होने वाली है। यानी आप सोच सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस कितना फास्ट ग्रो होने वाला है। बेसिकली ये फास्ट ग्रो क्यों हो रहा है, क्योंकि सेक्टर बूम होने वाला है। अभी जो एडवर्टाइजमेंट सेक्टर थे ना, वो चेंज हो गए। पहला वो अपना बेसिक लेवल पे एडवर्टाइजमेंट करते थे, अब प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट में जा चुके हैं, जो बीसीजी करता है, क्योंकि उनको कॉस्ट भी कम मिलता है। अभी एग्जांपल बोलता हूँ, कॉस्ट कैसे कम होता है वो एडवर्टाइजर्स को, अब वो टारगेट ऑडियंस तक रीच होता है। जैसे हमने देखा टारगेट ऑडियंस, वो टाइम समझो अभी दिवाली है, एग्जांपल बोलता हूँ मैं आपको, दिवाली है, तो दिवाली के टाइम में क्या होता है, ज्यादातर लोग बहुत सारी चीजें खरीदते। तो समझो उस टाइम पे एक चीज ऐसे पकड़ो कि समझो फ्रिज है, तो बहुत सारे लोग क्या लेते हैं, डिस्काउंट रहता है दिवाली में, तो बहुत सारे लोग अमेजोन से शॉपिंग कर लेते हैं, बराबर ना। अमेजोन से बहुत सारे लोग फ्रिज खरीद लेते हैं, तो क्या करेंगे ये, सैमसंग का जो एडवर्टाइजमेंट रहता है ना, वो बराबर दिवाली के टाइम में रन करेंगे, बराबर टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, बराबर वही टाइमलाइन पे ऐड रन करेंगे, और कॉस्ट भी इसका कम है, क्योंकि ये जेनरिक ऑडियंस को नहीं जा रहा है, ये टारगेट ऑडियंस को जा रहा है ऐड। इसे बोलते हैं प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट, जो बीसीजी करता है या सभी एडटेक कंपनीज करते हैं। तो बेसिकली इसमें एडवर्टाइजर को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, और उसको ज्यादातर वो किधर एड पब्लिश करना है उसको देखने की जरूरत नहीं, वो बीसीजी के पब्लिशर्स रहते हैं, यानी बीसीजी का पब्लिशर के साथ टाइप रहता है, तो ये काम बीसीजी करता है कि ये एड में समझो इकोनॉमिक्स टाइम में डालूंगा, वॉल स्ट्रीट में डालूंगा, ये फलाना फलाना bbc.com पे डालूंगा, वो बीसीजी करता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो वो एडवर्टाइजर को सोचने की जरूरत नहीं हो रही थी, तो एडवर्टाइजर का बहुत सारा काम बचता है। एडवर्टाइजर का सिर्फ एक ही काम होता है, क्या होता है इसमें काम, कि उसको अपना एड कौन से टारगेट ऑडियंस तक रीच करना है, कितने टाइम बाउंड में करना है, ये सब उसको दिखाना होता है। और डेस्कटॉप पे करना है, मोबाइल पे करना है, फलाना जो जो सेक्टर में करना है वो दिखाई देता है, और बराबर वो सेक्टर तक रीच करना बीसीजी का काम होता है, वो टारगेट ऑडियंस तक। ठीक है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है पोस्ट कोविड, क्योंकि पहले कोविड के पहले डिजिटाइजेशन बहुत कम था, अभी हम सब देख रहे हैं डिजिटाइजेशन बढ़ गया है। पोस्ट कोविड, कोविड आने के बाद डिजिटाइजेशन की ओर जा रहा है, और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी अभी चेंज हो रही है, अभी ज्यादातर प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट में जा रही है। यानी बीसीजी की ग्रोथ लगातार बढ़ने वाली है आगे चल के। ठीक है, सो अभी बीसीजी में जो हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देख रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। फिलहाल में ही एफटीएससी इंडेक्स जो है, उसमें जो भी फंड्स है, वो इंडेक्स में जो भी फंड्स होते हैं, तो वो खरीदी करना चालू करने वाले थे। सो एफटीएससी इंडेक्स ने दिखाया था कि 48 लाख शेयर खरीदी करने वाले हैं। तो वो क्या करते हैं, फंड्स जो रहते हैं उसमें से, इंडेक्स में से वो खरीदी करना चालू करते हैं। तो अभी हाल ही में देखा है कि हमने एफआईआई का जो भी नंबर ऑफ शेयर्स थे वो बढ़ गए हैं, बराबर ना, एफआईआई भी बढ़ गए हाल ही में, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है बीसीजी के लिए। अभी जैसे कि आचार्य जी है, पेशवा आचार्य जी, ये बहुत ही नामी, उनका बहुत नाम है मार्केट में, तो ऐसे लोग अभी बीसीजी के साथ ज्वाइन हो चुके हैं, ये बोर्ड में, बीसीजी के बोर्ड में आ चुके हैं। तो इससे क्या होने वाला है, बीसीजी की ग्रोथ और बीसीजी का मैनेजमेंट और स्ट्रांग हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अभी बीसीजी के और मैं डिटेल देता हूँ। बीसीजी अभी इंक्लूड होने वाला है निफ्टी 500, निफ्टी 500 में, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में, निफ्टी स्मॉल कैप 100 में, और निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 में, 400 में। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, और ये बीसीजी के आगे चल के स्ट्रेंथ होने वाली है। ठीक है,
चलो अब देखते हैं वीकनेस। बेसिकली बीसीजी की बहुत बड़ी वीकनेस है ये कि रिसीवेबल्स। तो अब क्या होता है, बीसीजी का पैसे आना वाला रहता है ना, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। देखिए इधर दिख रहा है ना आपको, उसका अगर पिछले साल रेवेन्यू था 2,856 करोड़, तो उसमें से रिसीवेबल्स तो लगभग 50% थे, लगभग 50% के नीचे थे। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम देता है, क्योंकि क्या होता है, अगर किसी ने डिफॉल्ट किया, यानी वो पैसा आने का रहता है, अगर वो पैसा आने से डिफॉल्ट हो गया, तो उसके प्रॉफिट में जो दिख रहा है ना अभी बैलेंस शीट में, तो वह वहां असर गिरने लगता है। यानी प्रॉफिट में दिख रहा है बाबा इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रिसीवेबल्स तो अभी तक आए नहीं ना, कंपनी के पास तो पैसा आया नहीं है, तो वहां पे प्रॉब्लम होना चालू होता है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो डिफॉल्ट तो किया नहीं है। यानी अगर आप, मैं ये आपको चार्ट कंपेयर करके दिखाता हूँ ताकि आपको और डिटेल समझे। ये है ट्रेड डेस्क, यानी बीसीजी का पियर्स बोल सकते हैं हम, तो यानी कॉम्पिटिटर एक प्रकार का। तो अगर आप कॉम्पिटिटर का देखें तो ये यूएसडी डॉलर में है, लेकिन क्योंकि ये यूएस स्टॉक एक्सचेंज में है, तो इसका आप देखोगे तो एक 1,196 यूएस डॉलर है, बिलियन डॉलर। कितना है रेवेन्यू, इतना है। लेकिन इसका रेवेन्यू से ज्यादा रिसीवेबल्स है। यानी एक चीज आपको पता चलनी चाहिए कि ये सेक्टर में ही वैसा होता है, क्योंकि इनका टाइम बाउंड जो रहता है, क्योंकि क्या करता है बीसीजी, अभी पब्लिशर से इन्वेंट्री खरीदेगा, फिर वो इन्वेंट्री एडवर्टाइजर को बेचेगा, तो ये टाइम जोन जो रहता है ना वो बहुत ज्यादा रहता है, वो बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए रिसीवेबल्स आने को भी टाइम लगता है, पैसा आने को टाइम लगता है, यानी ये सेक्टर में ही टाइम लगता है। तो आपको एक समझ के चलना है कि सिर्फ बीसीजी का रिसीवेबल इतना है इसलिए वो बुरी कंपनी, ऐसा नहीं। उसके जो सेक्टर है उसमें सभी का रिसीवेबल्स ऐसा ही है। आप देख सकते हो ट्रेड डेस्क का भी। यानी ये उसका वीकनेस है, ठीक है, बीसीजी को ये एटलीस्ट थोड़ा तो इम्प्रूव करना चाहिए आगे चल के। लेकिन ये सेक्टर में ही वैसा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीसीजी का है, लेकिन वो सेक्टर जो है, जिस ये एडटेक सेक्टर, उसमें ही रिसीवेबल आने को टाइम लगता है। ठीक है, चलिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो बीसीजी मेटावर्स में आने वाला है, कमिंग ईयर्स में बीसीजी मेटावर्स में आने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है। आपने मेटावर्स का वीडियो देखा होगा, मेटावर्स में कितना बूम होने वाला है। तो बीसीजी को बहुत बड़ा चांस रहेगा मेटावर्स में की दुनिया में, क्योंकि मेटावर्स में कोई लीगैलिटीज नहीं रहेगी, कोई अथॉरिटी नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ी बात होने वाली है ये एडटेक सेक्टर को। तो आगे चल के एडटेक सेक्टर मेटावर्स के कारण भी बूम होने वाला है। ठीक है, तो आप देखते हैं अभी पोस्ट कोविड, जैसे मैं बोला आपको कि अभी जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ना, वो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग पे ज्यादा जा रहे हैं। तो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट में क्यों ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा भी बच रहा है और वो टारगेट ऑडियंस तक रीच कर रहे हैं। कौन, एडवर्टाइजर। क्योंकि एडवर्टाइजर को जहां पे ऐड दिखाना है, कौन से टारगेट ऑडियंस तक ऐड दिखाना है, कौन से टाइम में दिखाना है, जैसे मैंने बोला ना आपको कि दिवाली में ही दिखाना है उसको, क्योंकि दिवाली में सेल ज्यादा होता है, तो वो टाइम पे ज्यादा ऐड दिखाते हैं वो, ताकि सेल ज्यादा हो जाए। तो ये सब जो चीज है ना, ये प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि वो बराबर वो टारगेट ऑडियंस तक रीच करती है जो कंपनी को चाहिए रहता है ना टारगेट ऑडियंस, तो वही टारगेट ऑडियंस तक रीच होती है वो। ठीक है, सो इसमें एडवर्टाइजर का भी फायदा है। अब एडवर्टाइजर जैसे सैमसंग, कोको कोला, ये जो भी रहता है ना, उनको एडवर्टाइज प्ले करना रहता है ना, ताकि उनका सेल हो। जैसे कि आप आजकल यूट्यूब में देखते हो, यूट्यूब में एडवर्टाइजर्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो वैसे ही रहता है, वो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग हो गया। ठीक है, अभी कंपनी, अभी इसमें और एक अपॉर्चुनिटी क्या है कि कंपनी हैज एक्वायर्ड मीडियामेंट। तो मीडियामेंट का आगे चल के ग्रोथ बहुत अच्छा है। ऑलरेडी कंपनी ने दिखाया कि मीडियामेंट इज ग्रोइंग बाय 35 CAGR, तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ है ये, बराबर। और आगे चल के इसका प्रॉफिट भी ऐड होगा कंपनी में, इसका सेल्स भी ऐड हो जाएगा। तो आगे चल के बीसीजी को बहुत ज्यादा फायदा है इससे। और बीसीजी अभी और एक कंपनी एक्वायर करने में है, वो है यूएस बेस्ड ऑडियो कंपनी। क्योंकि ऑडियो कंपनी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि सेगमेंट कौन सा है, स्टार्टिंग में आपने देखा ना कि कौन सा ये रहता है। तो इसमें ऑडियो अभी बहुत डिमांड में है, यूएस में ऑडियो बहुत ही चल रहा है, सिर्फ वीडियो नहीं, ऑडियो भी बहुत चलते हैं उधर।
तो ऑडियो थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो इसलिए बीसीजी क्या कर रहा है, अभी ऑडियो वाली कंपनी भी एक्वायर कर रहा है ताकि ऑडियो थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट हो। ठीक है। और लास्ट है अभी, ये बहुत बड़ा, बहुत सारे लोगों ने पूछा था तो ये मैं क्लियर करता हूँ। कंपनी अभी दूसरी बार बोनस इश्यू कर रही है, लगभग ये 7-8 महीने में। सो इस टाइम जो दूसरा बोनस है वो 2:3 रेशियो में। ठीक है। 2:3 रेशियो ये कैसे वर्क करता है? अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, तो समझो मेरे 300 शेयर है। ठीक है। तो आपको मेरे को कितना मिलेगा इसमें? 200 शेयर बोनस मिलेंगे। कितना मिलेगा? 200 शेयर जो रहेंगे वो बोनस में मिलेंगे। और वो मेरे को क्रेडिट हो गए 24 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक क्रेडिट होंगे। कब? 24 मार्च से लेके 1 अप्रैल के बीच में वो क्रेडिट होंगे, डिपेंडिंग अपन जो आपका ब्रोकरेज है वो। समझो किसी का HDFC रहेगा तो उसको पहले क्रेडिट हुआ था लास्ट टाइम, तो किसी का ज़रोदा है तो उसको लेट क्रेडिट हुआ था। सबको क्रेडिट होंगे वो, लेकिन डिपेंड अपॉन योर ब्रोकर, जो आपका ब्रोकर है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अब मैं चलता हूँ, थ्रेट्स क्या है। ये थ्रेट नहीं मान सकते, लेकिन अभी फिलहाल के लिए थ्रेट बोल सकता हूँ मैं। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का जो एसेट इम्पेयरमेंट पे होने वाला था वो पेंडिंग है। एसेट इम्पेयरमेंट बोले तो वो राइट ऑफ हुआ था 880 करोड़ का, तो वो अभी तक उसका रिपोर्ट आने का बाकी है। वो दो तरीके से आ सकता है, एक तो पूरा क्लीन आ सकता है, नहीं तो कुछ इश्यूज निकलेंगे। कुछ इश्यूज निकले तो भी वो नेगेटिव नहीं है ज्यादा, तो कुछ तो से भी उस पे उसको बोलेगी कि आपको इतना इतना पैसा भरना पड़ेगा उसके लिए, तो वो एक फाइन लगाएगी। बोले तो फाइन लगाएगी, जो छोटा रहेगा। अगर नेगेटिव में गया तो 80% चांसेस है कि बीसीजी क्लीन आने वाला है, 20% चांसेस है कि अगर नेगेटिव आता भी है तो भी उसको कुछ फाइन लगेंगे, तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा बिजनेस पे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोमोटर होल्डिंग लो हो। तो प्रोमोटर होल्डिंग लो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन प्रोमोटर ने अपना एक भी शेयर बेचा नहीं है, बल्कि उसने इक्विटी डायल्यूशन किया है। इक्विटी डायल्यूशन बोले तो क्या? जब 37 पे शेयर था, 37 रुपए पे जब शेयर था, तब प्रमोटर ने इक्विटी डाइल्यूट किया था, यानी उसने और ज्यादा प्रेफरेंशियल इशू यानी नए शेयर्स लाए थे बाजार में। तो अब क्या हुआ, समझो पहले 40 करोड़ 60 करोड़ ही शेयर थे, अब 119 करोड़ शेयर हुए। लेकिन जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, समझो 60 करोड़ के टाइम में समझो कुछ 10 करोड़ थी, तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं। 60 करोड़ के टाइम में 10 करोड़ थी, अब 119 करोड़ यानी ज्यादा शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर ऐड हुए, नए शेयर बाजार में। तो अभी 119 करोड़ शेयर हुए, तो 119 करोड़ शेयर पे भी 10 करोड़ है। यानी प्रमोटर ने शेयर बेचा नहीं, प्रमोटर की होल्डिंग डाउन हुई है। जो परसेंटेज होल्डिंग बोलते हैं ना, उसको वो डाउन हुई है, क्योंकि इक्विटी डाइल्यूट हो चुकी है। ठीक है। तो बेसिकली ये थ्रेट नहीं बोल सकते, लेकिन वन ऑफ द थ्रेट है। लेकिन आगे चल के, जैसे लास्ट कॉन कॉल में प्रोमोटर ने बोला था कि हम धीरे, यानी जैसे जैसे हमारे पास कैश फ्लो आते जाएगा, हम प्रोमोटर होल्डिंग आगे चल के बढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली बीसीजी की केस स्टडी थी, ये कोई इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं था, सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए था। और थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल हमारा यूट्यूब पे। अब किसी